जय हिंद साथियों, मैं आपका सत्यम। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं हमारे सभी साथी खुशहाल ही होंगे और आशा भी है हमारे सभी साथी ऐसे ही खुशहाल बने रहें। भगवान की कृपा ऐसे ही बनी रहे। आपके लिए हम बहुत ही महत्वपूर्ण आपके होमगार्ड के लिए आपकी क्लास लेके आए हैं। आपके लिए पॉलिटी की किसकी क्लास लेके आए हैं मेरे प्रिय साथी? पॉलिटी की। जैसा कि आपको मैंने अवगत कराया था कि हम आपको 1500 से ज्यादा क्वेश्चन कराएंगे और ऐसे क्वेश्चन कराएंगे जो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, अपने आप में बहुत ही वेटेज रखते हो। तो इससे पहले हम हिस्ट्री और यूपी जीके की क्लास ले चुके हैं और लगभग हमने अप्रॉक्स में 600 क्वेश्चन आपको करवा दिए और जिसमें आपने मेरे प्रिय साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण समर्थन हमें दिया है और हमें उम्मीद भी है कि आप हमें ऐसे ही लगातार हमारी क्लासों से जुड़े रहिए और हमें अपना प्यार ऐसे ही देते रहिएगा। इसी क्लास में हम पॉलिटी के क्लास में ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं, इन सभी पॉइंट को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। यानी कि राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राजभाषा, आपातकाल, नागरिकता नागरिकता और ये हमारी संविधान की प्रस्तावना, केंद्र शासित प्रदेश, संविधान संशोधन, विविध संसद, मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य, निर्वाचन आयोग, महान्यायवादी, संविधान के भाग और अनुसूचियां, संविधान की विदेशी स्रोत, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, राज्य विधानमंडल, ये सारे टॉपिक हम अपनी क्लास में तैयार करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आपको पता है यूपी जीके और हिस्ट्री को मिलाकर हमें सब मिलाकर कुल मिलाकर 1500 क्वेश्चन करने हैं। उसमें ये दो हमारी क्लास हो चुकी हैं। अब पॉलिटी के हमने आपको 300 क्वेश्चन कराने की अभी कोशिश कर रहे हैं। इसमें आइए समझते हैं, अपनी क्लास में जानते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे प्रस्तावना। क्या समझेंगे? प्रस्तावना समझते हैं सबसे पहले कि प्रस्तावना होता क्या है, प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया और कब किया गया और क्यों किया गया और क्या कर सकते हैं या बदल सकते हैं या नहीं बदल सकते हैं। तो आइए अपनी क्लास में जुड़ते हैं और महत्वपूर्ण पॉइंटों को समझते हैं। भारत का संविधान यानी कि उद्देशिका को ही मेरे मित्र और मेरे साथी हम बोलते हैं प्रस्तावना। उद्देशिका की जब बात होगी, इसी को हम इंग्लिश में अगर बोलूं तो आप बताओगे भैया ये तो इंग्लिश में इसको प्रीम्बल बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? आप बताओगे प्रीम्बल बोला जाएगा। यदि मैं प्रस्तावना को ही हमने उद्देशिका बोला, इसको ही अंग्रेजी में प्रीम्बल बोलते हैं। अब हम समझते हैं प्रस्तावना हमारी है क्या, कहां से स्टार्ट होती है? आप बताओगे भैया हम भारत के लोग वी आर पीपल, यहां से हमारी स्टार्ट होती है प्रीम्बल। ठीक है, तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, यानी कि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, जब आपसे न्याय की बात होगी तो मेरे प्रिय साथियों आप बताओगे सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात हमारे प्रस्तावना में की गई थी। किसमें की गई थी? आप बताओगे प्रस्तावना में की गई थी। विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अक्षर की क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एताद्र द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मकृत करते हैं। ये हमारी क्या थी? प्रस्तावना, यानी कि उद्देशिका थी मेरे प्रिय साथियों, संविधान की उद्देशिका थी। ठीक है, तो इससे जुड़े संविधान से जुड़े हुए कुछ हम महत्वपूर्ण पॉइंट समझते हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके लिए नहीं, जो भी इस क्लास को देखेगा हर एक के लिए, जरूरी नहीं है ये कि होमगार्ड के लिए देखी जाए, अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। आप बताओगे मेरे प्रिय साथी, सबसे पहले हम समझते हैं संविधान अपनाने की तिथि। संविधान यानी कि अपनाने की तिथि, अपनाया कब गया था? आप बताओगे भैया 26 नवंबर 1949। ये क्या है? ये आप बताओगे भैया अपनाने की तिथि है। किसकी तिथि? आप बताओगे भैया अपनाने की तिथि। अपनाने की तिथि है। जब आपसे पूछा जाएगा संविधान लागू होने की तिथि, अपनाने की तिथि 26 नवंबर 1949 है, लागू होने की तिथि आपसे पूछी जाएगी तो आप बताओगे 26 जनवरी 1950। कौन सी जनवरी? जब 26 जनवरी 1950 की बात आए तो आप बताओगे भैया लागू, और अपनाने की बात हो तो 26 नवंबर 1949। यहां आपकी जनवरी होगी, वहां नवंबर होगा। संविधान सभा की पहली बैठक थी संविधान सभा की, आप बताओगे 9 दिसंबर 1946। कितनी? 9 दिसंबर 1946। अगर 9 दिसंबर 1946 है तो इसके अध्यक्ष कौन थे? आप बताओगे भैया
इसके अध्यक्ष अस्थायी अध्यक्ष थे। कैसे अध्यक्ष थे? अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। कौन? आप बताओगे भैया सच्चिदानंद सिन्हा। कौन से सिन्हा? आप बताओगे सच्चिदानंद सिन्हा। ये क्यों चुने गए थे? आप बताओगे भैया ये सबसे वरिष्ठ थे। कैसे थे? वरिष्ठ सदस्य थे, संविधान सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य थे, इसलिए इनको सबसे पहले इन्हीं को चुन लिया गया था, सच्चिदानंद सिन्हा को। लेकिन क्या ये स्थायी थे? जब आपसे पूछा जाए संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष आपसे पूछा जाए, कैसा स्थायी अध्यक्ष, तो मेरे प्रिय साथी आप बताओगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन से डॉक्टर? आप बताओगे भैया राष्ट्रपति वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर प्रथम स्थायी अध्यक्ष पूछा जाए तो आप बताओगे राजेंद्र प्रसाद। केवल इतना पूछा जाए संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कितना है, स्थायी अस्थायी ना लगाया जाए तो आपको सच्चिदानंद वाला विकल्प सही करना होगा मेरे प्रिय लाडले। और यदि आपसे पूछा जाए स्थायी अध्यक्ष प्रथम बताओ संविधान सभा के, तो आप बताओगे, क्या बताओगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान निर्माण में लगा समय आपसे पूछा जाएगा, आप बताओगे 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में हमारा संविधान लागू हुआ था। संविधान निर्माण की कुल बैठकें कितनी है? आप बताओगे भैया 11 सत्र पूरे हुए थे। कितने? 11 सत्र हुए थे। संविधान सभा में कुल बैठक कितनी है? 11 सत्र हुए थे। कुल बैठक के दिन कितने थे? आप बताओ भैया 165 दिन। कितने? 165 दिन हुए थे। प्रारूप समिति, यानी कि प्रारूप समिति को ही हम ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बोले। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष आप बताओगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्या थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, प्रारूप समिति को ही हम ड्राफ्टिंग कमेटी बोलते हैं। मेरे प्रिय साथी आपसे पूछा जाए ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? आप बताओगे मेरे प्रिय साथी, क्या बताओगे? आप बताओगे बाबा साहब थे। कौन थे? बाबा साहब थे। संविधान सभा के अध्यक्ष पूछे जाएं तो प्रथम, यानी कि ये स्थायी अध्यक्ष थे। कैसे स्थायी अध्यक्ष थे? स्थायी अध्यक्ष, प्रथम स्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा के उपाध्यक्ष एस.सी. मुखर्जी। कौन से मुखर्जी थे? आप बताओगे एस.सी. मुखर्जी थे संविधान के। भारतीय संविधान का लेखक हस्तलिखित आपसे पूछा जाए तो आप बताओगे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। संविधान को हस्तलिखित लिखने वाले व्यक्ति का नाम बताओ तो आप बताओगे मेरे प्रिय साथी, क्या बताओगे? आप बताओगे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। लेकिन इन्होंने कौन सा संस्करण लिखा था? आप बताओगे भैया अंग्रेजी में। किसमें? अंग्रेजी में लिखा था। अंग्रेजी में लिखा था। क्या संविधान को लिखने के लिए प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने पैसे भी लिए थे? आप बताओगे भैया नहीं, इन्होंने एक अपनी शर्त रखी थी। क्या शर्त रखी? इन्होंने बोला हर एक पृष्ठ पर हम अपने स्वयं हस्ताक्षर करेंगे। क्या करेंगे? अपने स्वयं हस्ताक्षर करेंगे। ये शब्द किसने बोले थे? आप बताओगे भैया प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने बोले थे। भैया अंग्रेजी में इसने लिखा, हिंदी में कौन लिखेगा? हिंदी में संविधान को कौन लिखेगा? आप बताओगे भैया हिंदी में लिखेंगे बसंत कुमार वैद्य। कौन से वैद्य? आप बताओगे बसंत कुमार वैद्य। बसंत कुमार वैद्य ने लिखा था हिंदी में। यदि आपसे पूछा जाए सजावट का काम किसने किया? सजावट का काम यदि आप देखोगे संविधान में जो हमारी मूल संविधान है उसमें आप देखोगे जो डिजाइन की गई है वो नंदलाल बोस ने की थी। किसने? नंदलाल बोस जी ने की थी। कौन से बोस? आप बताओगे नंदलाल बोस जी ने की थी। ठीक है, तो इसी के साथ मेरे प्रिय साथी हम कुछ बेसिक पॉइंट समझे अपने संविधान के बारे में और हम अब इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि संविधान में कितने भाग थे, कितने भाग पहले थे, कितने आर्टिकल थे और कितने अनुसूचियां थी। तो सबसे पहले समझते हैं पहले और अब। इधर लिखते हैं पहले, इधर लिखते हैं अब। अब हम समझने की कोशिश करेंगे मेरे प्रिय साथी, यहां समझेंगे अनुच्छेद कितने हैं। पहले अनुच्छेद कितने थे? अनुच्छेद, अनुसूची और भाग। ठीक है मेरे प्रिय साथी, हम समझने की कोशिश करेंगे। पहले हमारे अनुच्छेद थे 395। कितने थे? 395। अनुसूचियां कितनी थी? यदि मैं अनुसूची की बात करूं तो पहले मेरे प्रिय साथी अनुसूची होंगी 8। कितनी होंगी? 8। और भाग की बात करूं तो आप बताओगे भैया ये तो हमारे पहले 22 भाग थे, जो कि अब कितने हो गए? ये 395 से हो गए 470 प्लस, यानी कि 470 से भी ज्यादा है। 470 प्लस आर्टिकल। कितने आर्टिकल हैं वर्तमान में? आप बताओगे प्रेजेंट टाइम में आर्टिकल की बात करूं तो आप बताओगे मेरे प्रिय साथी 470 यानी 470 प्लस। यदि मैं अनुसूची की बात करूं तो अनुसूची आप बताओगे 12 अनुसूची।
कितनी 12 अनुसूची की बात करूंगा, भाग की बात करूंगा तो अब बताओगे भैया पहले तो 22 थे, पहले कितने थे 22 थे, लेकिन अब कितने हो गए हैं। अब की बात करूं तो पहले तो भैया 22 थे, लेकिन अब कितने हो गए, आप बताओगे भैया अब हो गए 25। यानी कि हम समझे अनुच्छेद 395 पहले थे, लेकिन अब कितने हो गए 470 प्लस अनुसूची 8 थी, अब कितनी होगी 12। अगर भाग 22 थे पहले, अब कितने हो गए 25 हो गए, कितने हो गए 25 हो गए। अब हम समझते हैं अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। लगभग 300 प्रश्न है, धैर्य बनाए रखें और अपने क्लास से जुड़े रहें और सभी लोगों को भेजें। यानी कि अपने आप में मेरे साथी बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है और अपने आप में बहुत मेहनत की है हमने इस क्लास को लेकर के और बहुत एक्साइटेड हैं इस क्लास को लेकर के। तो मेरे प्रिय साथी आप लोग जुड़े और हमारी क्लास को देखें और अपना प्यार ऐसे हमें वैसे भी दे रहे हो और उम्मीद है ऐसे ही देते रहोगे, उम्मीद है ऐसे ही देते रहोगे। आपके सभी के लिए हमने बहुत अच्छी क्लास डिजाइन की है। तो पहला क्वेश्चन समझते हैं, संविधान सभा की प्रस्तावना किस उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। आप बताओगे भैया नेहरू द्वारा पेश किए हुए उद्देश्य प्रस्ताव पर। यानी कि प्रश्न का लेवल भी है, ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत ही मूल यानी कि बहुत ही सॉफ्ट आपको क्वेश्चन रखे गए हों, यानी कि बहुत ही अपर लेवल के हैं, मॉडरेट लेवल के भी हैं, लोएस्ट लेवल के भी हैं। किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। यानी कि क्वेश्चन समझिए मेरे प्रिय साथी, किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। आप बताओगे भैया केशवानंद भारती मामला, कौन से मामला, जब मैं बात कर दूं केशवानंद भारती मामले की तो आप बताओगे भैया 1973 यानी कि 1973। मेरे कहने का मतलब है केशवानंद भारती मामला 1973। ठीक है, प्रस्तावना में न्याय के किन 3 रूपों का उल्लेख है, जो कि मैंने आपको शुरुआत में ही प्रस्तावना से मुलाकात कराई मेरे प्रिय साथी। प्रस्तावना में न्याय के किन 3 रूपों का उल्लेख है। आप बताओ भैया सामाजिक बताया गया था न्याय, आर्थिक बताया गया था और राजनीतिक न्याय बताया गया था। कौन सा आप बताओगे। प्रस्तावना में 3 न्याय की बात की गई थी, कौन कौन से, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। यहां से गणराज्य शब्द का क्या अर्थ है। जब मैं प्रस्तावना में गणराज्य शब्द की बात करूं तो आप बताओगे राज्य का प्रमुख यानी कि राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, वंशानुगत नहीं होता है, वंशानुगत नहीं होता है। आप बताओगे भैया राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, निर्वाचित किया जाता है राष्ट्रपति। कैसे किया जाता है आप बताओगे भैया निर्वाचित किया जाता है, निर्वाचित किया जाता है। अब हम समझते हैं अविनाशी संघ का विनाशी राज्य किस प्रकार की शासन प्रणाली को कहा जाता है। अविनाशी संघ का विनाशी राज्य किस प्रकार की शासन प्रणाली को कहा जाता है। आप बताओगे भैया भारतीय संघीय प्रणाली को। कौन सी प्रणाली आप बताओगे, भारतीय संघीय प्रणाली को कहा जाता है। विनाशी राज्य किस प्रकार की शासन प्रणाली को आप बताओगे, भारतीय संघीय प्रणाली को। आर्टिकल 1 के अनुसार भारत क्या है, यानी कि प्रथम आपसे पूछा जाए प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत में क्या स्थिति है। आप बताओ भैया राज्यों का संघ यूनियन ऑफ स्टेट। यानी कि अनुच्छेद 1 में बताया गया है यूनियन ऑफ स्टेट अर्थात राज्यों का संघ होगा। क्या होगा, राज्यों का संघ होगा। नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना की शक्ति संसद को किस अनुच्छेद में दी गई है। आप बताओगे भैया अनुच्छेद 2 में। अनुच्छेद 2 में कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 2 में। नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना की शक्ति संसद को किस अनुच्छेद में की गई। आप बताओगे भैया अनुच्छेद 2। ठीक है, किस राज्य के नाम, सीमा या क्षेत्र में परिवर्तन करने की शक्ति, जब सीमा में परिवर्तन करने की शक्ति आए तो आप बताओ भैया ये तो आर्टिकल 3 हो गया। कौन सा हो गया, आर्टिकल 3 हो गया, अनुच्छेद 3 हो गया। इसी के साथ हम अपना अगले प्रश्न समझते हैं, क्या राज्य पुनर्गठन विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश अनिवार्य है। हाँ भैया अनिवार्य तो है। क्या राज्य पुनर्गठन विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश अनिवार्य है। आप बताओगे हाँ भैया। भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है। भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आपसे पूछा जाए मेरे प्रिय साथी, आप बताओगे भैया आंध्र प्रदेश। लेकिन ये कब किया गया था भैया, 1953 अर्थात 1953 में। फजल अली आयोग का गठन कब किया गया। जब फजल अली आयोग का गठन आपसे पूछा जाए तो आप बताओगे मेरे प्रिय साथी 1953। कब, 1953 में। ठीक है, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्वेश्चन अपने आप में बहुत जानदार और शानदार है मेरे साथी। क्या है, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारत के किस भाग को मैग्ना कार्टा की बात आए तो आप बताओ भैया भाग 3 मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या बोला जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अनुच्छेद 13 के तहत कानून शब्द में क्या शामिल है। अनुच्छेद 13 के अनुच्छेद 13 के तहत कानून शब्द में क्या शामिल है। आप बताओगे भैया अध्यादेश, आदेश, उपनियम, नियम और रूढ़ियां।
क्या रूढ़ियां, यदि मैं बात करूं 13 की आर्टिकल, तो आप बताओगे अध्यादेश, आदेश, उपनियम, नियम और रूढ़ियां। कानून के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ कहां से ली गई है? आप बताओगे ब्रिटिश संविधान से। कौन से संविधान से? आप बताओगे ब्रिटिश संविधान से। कानूनों का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहां से लिया गया है? आप बताओगे अमेरिकी संविधान से। कौन से संविधान से? आप बताओगे अमेरिकी संविधान से। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करें तो ये कहां से? अमेरिका के संविधान से। अनुच्छेद 15 के तहत किन आधारों पर भेदभाव निषेध है? यानी कि अनुच्छेद 15 के आधार पर किन भागों पर भेदभाव निषिद्ध है? तो आप बताओगे भैया धर्म पर, मूल वंश पर और जाति, लिंग और जन्म के स्थान पर। कौन कौन से? आप बताओगे भैया धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म के स्थान पर, जन्म स्थान पर। ठीक है, इसी के तहत अगला क्वेश्चन समझते हैं। अनुच्छेद 16 के तहत सार्वजनिक रोजगार में अक्षर की समानता के लिए क्या अपवाद है? जब आपसे अपवाद आर्टिकल 16 के लिए पूछा जाए, आप बताओ भैया निवास स्थान की शर्त, आरक्षण और धार्मिक संस्थान। मंडल आयोग का गठन किस वर्ष और किसके द्वारा किया गया था? आपसे क्वेश्चन पूछा गया मंडल आयोग का गठन किस वर्ष और किसके द्वारा किया गया? आप बताओगे भैया 1979 या 1979 में मोरारजी देसाई सरकार द्वारा। कौन सी सरकार की बात करूंगा जब मैं गवर्नमेंट की बात करूं, तो आप बताओगे मेरे प्रिय साथी मोरारजी देसाई 1989 में, 79। ठीक है, अस्पष्टता या 1979। अस्पष्टता अपराध अधिनियम 1955 का नया नाम क्या है? तो आप बताओगे भैया नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। यदि मैं अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियों के अंत में किन दो क्षेत्रों की छूट दी गई है? आप बताओगे भैया सैन्य और शैक्षणिक। कौन? सैन्य और शैक्षणिक की बात की गई है। यदि मैं आपसे पूछूं अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियों के अंत में किन दो क्षेत्रों की बात, अनुच्छेद के तहत 18 के तहत उपाधियों के अंत की बात हो, तो आप बताओगे भैया सैन्य और शैक्षणिक को छोड़ करके बाकी सभी उपाधियों का अंत किया गया है। इसी के साथ हम समझते हैं अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19(1) के तहत दी गई 6 स्वतंत्रताओं पर उचित प्रतिबिंब लगाने का आधार क्या है? आप बताओगे भैया भारत की संप्रभुता, अखंडता, सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था। क्या क्या बोला गया है? भारत की संप्रभुता, अखंडता, सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था। सूचना का अधिकार आरटीआई किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? आप बताओगे अनुच्छेद भैया 19 का 1 का ए, यानी कि 19(1) का ए भाग। कौन सा? ए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसकी? आर्टिकल 19 का 1 का ए क्या बताता है? आप बताओगे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। मेरे प्रिय साथी क्या बताता है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। एक्स पोस्ट फैक्टो कानून, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ से संरक्षण का क्या अर्थ है? आप बताओगे किसी व्यक्ति को उस कार्य के लिए दंडित नहीं किया जा सकता जो करते समय कानूनन अपराध नहीं था। किसी व्यक्ति को उस कार्य के लिए दंडित नहीं किया जा सकता जो करते समय कानूनन अपराध नहीं था। दोहरे दंड यानी कि डबल, हमने क्या बोला? दोहरे दंड से संरक्षण किस अनुच्छेद में है? आप बताओगे भैया दोहरे दंड के लिए तो अनुच्छेद 20 का 2 भाग है, दूसरा भाग 20 का दूसरा भाग। अनुच्छेद 21 के तहत कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से ली गई है? आप बताओगे भैया जापान से। कहां से? जापान से। किस मामले में निजता के अधिकार, राइट ऑफ प्राइवेसी, किस मामले में राइट ऑफ प्राइवेसी को मौलिक अधिकार के लिए घोषित किया गया? आप बताओगे भैया पुट्टास्वामी मामला 2017। कौन सा? पुट्टास्वामी मामला 2017, 2017। कौन सा? पुट्टास्वामी मामला 2017। निवारक निरोध के तहत किसी व्यक्ति को अधिकतम कितने समय तक हिरासत में रखा जा सकता है? 3 महीने तक बिना सलाहकार बोर्ड की समीक्षा के। 3 महीना तक बिना सलाहकार बोर्ड की समीक्षा के। यदि मैं बात करूं मानव तस्करी और जबरन श्रम का निषेध किस अनुच्छेद में? आप बताओगे भैया आर्टिकल 23। कौन सा आर्टिकल? आप बताओगे 23। कारखानों में बच्चों के रोजगार पर रोक किस अनुच्छेद के तहत है? भैया कारखानों में बच्चों पर निषेध अगर मैं बात करूं तो आप बताओगे भैया आर्टिकल 24। अनुच्छेद 25, 26 के बीच मुख्य अंतर क्या है? यानी कि आपसे 25 और 26 आर्टिकल की बात करूं और डिफरेंस पूछा जाए तो आप बताओगे अनुच्छेद 25 व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता देता है, जबकि 26 धार्मिक समूहों को देता है स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता देता है, जबकि 26 धार्मिक समूहों को देता है।
सती या देवदासी प्रथा पर रोक किस अधिकार के तहत वैध है? किस अधिकार के तहत वैध है? अनुच्छेद 25 सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता के आधार पर, नैतिकता के आधार पर। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? आप बताओगे अनुच्छेद 29। कौन से अनुच्छेद? आप बताओगे अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक शब्द किन आधारों पर परिभाषित है? आप बताओगे धर्म और भाषा, धर्म और भाषा। अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार को किस संशोधन द्वारा हटाया गया? आप बताओगे भैया 44वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन समझो मेरे साथी, यहाँ पर हर एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लाया गया है और मेरे साथी हर एक क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। ये केवल होमगार्ड के लिए तो आपको हो ही रही है स्पेशल पॉलिटी। होमगार्ड 200 प्लस 50 के लिए क्वेश्चन है, यानी कि 300 लगभग है, ठीक है। और ये होमगार्ड के लिए है, यानी कि कोई भी गवर्नमेंट, एनी गवर्नमेंट एग्जाम सभी के लिए उतनी ही लाभदायक है जितनी आपको उसकी जरूरत है। परमादेश रिट किसके विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती? आप बताओ भैया निजी व्यक्ति, राष्ट्रपति या राज्यपाल के लिए नहीं होती है परमादेश रिट जारी। आप बताओगे भैया निजी व्यक्ति, राष्ट्रपति और राज्यपाल। यदि मैं उत्प्रेषण रिट का मुख्य कार्य क्या है, तो आप बताओगे निचली अदालतों के निर्णयों का रद्द करना, निचली अदालतों के निर्णयों को रद्द करना। अधिकार परीक्षा का शब्दायिक अर्थ क्या है? आप बताओगे किस अधिकार से, किस अधिकार से, क्या अर्थ है किस अधिकार से? अनुच्छेद 33 संसद को किसके मौलिक अधिकारों को प्रतिबिंबित करने की शक्ति देता है? आप बताओगे सशस्त्र बलों और पुलिस बलों को, ठीक है। मार्शल लॉ के दौरान मौलिक अधिकारों पर प्रतिबिंब किस अनुच्छेद में है? आप बताओगे भैया आर्टिकल 34। कौन सा आर्टिकल? आप बताओगे 34। केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार कौन से हैं? केवल भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार ऐसे कौन से जो केवल भारतीय नागरिक को ही प्राप्त है? आप बताओगे भैया आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30। ये ऐसे आर्टिकल हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त हैं। डीपीएसपी का मुख्य उद्देश्य क्या है? आप बताओगे सामाजिक, आर्थिक, लोकतांत्रिक स्थापना करना, ठीक है। क्या? सामाजिक और आर्थिक लोकतांत्रिक की स्थापना करना। अनुच्छेद 38 राज्य को क्या निर्देश देता है? लोक कल्याण की अभिव्यक्ति के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना, समान न्याय और मुफ्त कानून सहायता किस अनुच्छेद में है? आपसे पूछा जाएगा समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता किस अनुच्छेद में है, तो आप बताओगे अनुच्छेद 39A। क्या? अनुच्छेद 39A। ग्राम पंचायतों का संगठन किस अनुच्छेद के तहत गांधीवादी सिद्धांत है? आप बताओगे अनुच्छेद 40। कौन सा? अनुच्छेद 40। काम शिक्षा और सार्वजनिक सहायता पाने के अधिकार किस अनुच्छेद में है? आप बताओगे भैया अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 43B का संबंध किससे है? तो आप बताओगे सहकारी समितियों से, ठीक है। क्या? अनुच्छेद 43B का संबंध सहकारी समितियों से। समान नागरिक संहिता यूसीसी का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? नागरिक संहिता का आप बताओगे अनुच्छेद 44 में। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के देखभाल और शिक्षा का प्रावधान, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए देखभाल और शिक्षा का प्रावधान किस आर्टिकल में है? आप बताओगे अनुच्छेद 45। कौन सा? अनुच्छेद 45। इसी के साथ समझते हैं कृषि और पशुपालन का संगठन किस अनुच्छेद में है? आप बताओगे अनुच्छेद 48। स्मारकों और राष्ट्रीय महत्व के स्थानों का संरक्षण पूछा जाए तो आप बताओगे अनुच्छेद 49। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, कार्यपालिका से न्यायपालिका का जब पृथक्करण पूछा जाए तो आप बताओगे आर्टिकल 50। कौन सा? आर्टिकल 50। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना क्या कहलाता? अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51। यदि मैं स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर क्या जोड़ा गया था? आपसे पूछा जाए स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर क्या जोड़ा गया था? आप बताओगे मौलिक कर्तव्य भाग 4A। मौलिक कर्तव्य का भाग 4A। मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से? आप बताओगे भैया सोवियत संघ, USSR। वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? आप बताओगे भैया प्रेजेंट टाइम में मौलिक कर्तव्य की बात करूं तो आप बताओगे 11। कितने? 11। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा कौन सा कर्तव्य जोड़ा गया? आप बताओगे शिक्षा का अवसर प्रदान करना। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को लिए शिक्षा का अवसर प्राप्त करना 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। संविधान का पालन करना और उसके अनुदेशों का सम्मान करना कौन सा कर्तव्य है? आप बताओगे भैया पहला मौलिक कर्तव्य 51A। कौन सा? पहला मौलिक कर्तव्य है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवतावाद का विकास करना कौन से आर्टिकल में है? आप बताओगे अनुच्छेद 51 का 1H। क्या मौलिक कर्तव्यों के उल्लंघन पर सीधे दंड का प्रावधान है?
क्या मौलिक कर्तव्यों के उल्लंघन पर क्या सीधे दंड का प्रावधान है? आप बताओगे भैया नहीं, जब तक संसद कानून ना बनाए, जब तक संसद कानून नहीं बना सकती तब तक कोई दंड नहीं मिल सकता है। बर्मा संधि 1999 का संबंध किससे है? बर्मा संधि 1999 का संबंध मौलिक कर्तव्यों के कार्यान्वयन की समीक्षा से है। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है? जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा तो उसमें कौन से लोग भाग नहीं लेते? आप बताओगे मनोनीत सदस्य और विधान परिषदों के सदस्य नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों की भूमिका का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? आप बताओगे 1971 की जनगणना के आधार पर। कौन सी सीनियर्स के आधार पर? आप बताओगे 1971 के जनगणना के आधार पर। 1971 की जनगणना के आधार पर। राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु क्या है? आप बताओगे भैया 35 वर्ष। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? आप बताओगे भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजीआई। क्या राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश, यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आधार क्या है? आप बताओगे संविधान का उल्लंघन। महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जा सकता है? आप बताओगे किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा, कोई भी सदन में लाया जा सकता है। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर चुनाव कितने समय में होना चाहिए? राष्ट्रपति का यदि पद रिक्त हो जाता तो कितने समय में? आप बताओगे भैया 6 महीना के भीतर। लेकिन जब तक कौन उसको कार्यभार संभालेगा? भैया उपराष्ट्रपति। कौन? उपराष्ट्रपति संभालता है। क्या राष्ट्रपति पुनः निर्वाचन का पात्र होता है? भैया हाँ, पुनः होता है। अनुच्छेद 57 के तहत कौन से आर्टिकल के तहत पुनः निर्वाचित होता? आप बताओगे भैया आर्टिकल 57 के तहत वो पुनः निर्वाचित हो सकता है, निर्वाचन का पात्र होता है। राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां किस अनुच्छेद में निहित हैं? आप बताओगे अनुच्छेद 53। कौन सा? अनुच्छेद 53। अंतरराज्य परिषद का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन? राष्ट्रपति। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? आप बताओगे ज्वाइंट सिटिंग आपसे पूछी जाए ज्वाइंट, तो आप बताओगे राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत। जेबी वीटो यानी पॉकेट वीटो आपका प्रयोग करने वाले एकमात्र राष्ट्रपति, पॉकेट वीटो का प्रयोग करने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन है? आप बताओ। ज्ञानी जैल सिंह जी ने किया था भारतीय डाकघर विधेयक के तहत। अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश की अधिकतम अवधि क्या है? तो आप बताओगे 6 महीने और 6 सप्ताह। अधिकतम अवधि जब आपसे पूछी जाए मेरे प्रिय साथी, आप बताओगे 6 महीने और 6 सप्ताह। कितनी? 6 महीने और 6 सप्ताह। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति किस अनुच्छेद में है? आप बताओगे अनुच्छेद 72, यानी कि आर्टिकल 72। आपसे पूछा गया राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति किस अनुच्छेद में है, तो आप बताओगे आर्टिकल 72। प्रविलंबन रिप्रोच का क्या अर्थ है? रिप्रीव का क्या अर्थ है? आप बताओगे सजा के निष्पादन पर अस्थायी रोक लगती है। क्या राष्ट्रपति मृत्युदंड को पूरी तरह माफ कर सकता है? हाँ भैया कर सकता है। राष्ट्रपति भी कर सकता है और राज्य में राज्यपाल भी कर सकता है। राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों कर सकते हैं। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, यह किस अनुच्छेद में है? आप बताओगे आर्टिकल 74 में। कौन से? आर्टिकल 74 में। मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी किसके प्रति होती है? आप बताओगे लोकसभा के प्रति। अनुच्छेद 75 के तहत। अनुच्छेद 75 के तहत लोकसभा के प्रति। यदि मैं लोकसभा वर्तमान में अध्यक्ष पूछा जाए आपसे, लोकसभा अध्यक्ष वर्तमान में, तो आप क्या बताओगे भैया? आप बताओगे ओम बिड़ला। क्या बताओगे? ओम बिड़ला। आपसे पूछा गया था राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता? मेरे प्रिय साथी, आपने बताया था हमें भैया उपराष्ट्रपति को देता है। उपराष्ट्रपति को देता है, लेकिन वो उपराष्ट्रपति किसको भेज देता है? आप बताओगे भैया लोकसभा स्पीकर को। किसको? लोकसभा अध्यक्ष को भेज देता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? जब प्रधानमंत्री की नियुक्ति आपसे पूछी जाए तो आप बताओगे राष्ट्रपति, यानी कि आपको केंद्र में पूछी जाएगी तो प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति करता है। यदि आपसे राज्य में पूछी जाए तो मुख्यमंत्री की राज्यपाल करता है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 76 के तहत। महान्यायवादी का कार्यकाल कितना होता है? आप बताओगे राष्ट्रपति के पश्चात-परंत। कितना? राष्ट्रपति के पश्चात-परंत होता है। भारत सरकार के सभी कार्यपालिका कार्य किसके नाम से लिए जाते हैं? आप बताओगे राष्ट्रपति के नाम से। कौन से? राष्ट्रपति के नाम से। यदि मैं बात करूं कि उपराष्ट्रपति का चुनाव किस विधि से होता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव किस विधि से होता है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। कौन सी? मेरे प्रिय साथी, बार बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव किस विधि से होता है? आप बताओगे अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली।
उपराष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जा सकता है? क्या उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति पद के लिए क्या सैलरी भी मिलती है? आप बताओगे भैया नहीं, नहीं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है? सभापति होता है। राज्यसभा का सभापति होता है, जिसके तहत उसको क्या मिलती है? आप बताओगे राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, उसके तहत उसको तनख्वाह मिलती है। उपराष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जा सकता है? राज्यसभा के प्रभावी बहुमत और लोकसभा की सहमति से। क्या उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग की आवश्यकता होती है? भैया उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग की आवश्यकता होती ही नहीं है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? आपको मैंने बताया उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। कौन सा सभापति होता है मेरे प्रिय साथी? आप बताओगे भैया, आप हमें शुरुआत में ही बता चुके हो, पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? भैया उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को, ये अदला बदली कर लेते हैं। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 25 वर्ष। यदि लोकसभा सदस्य हो, अगर लोकसभा का सदस्य है तो 25 वर्ष, यदि राज्यसभा का सदस्य है तो 30 वर्ष। और अपने आप में लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य होना अनिवार्य है। क्या कोई व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है मंत्री बन सकता है? बन तो सकता है, लेकिन 6 महीने के अंतर उसको सदस्य बनना पड़ेगा। 6 महीने के लिए, केवल 6 महीने के लिए। किचन कैबिनेट का क्या है? किचन कैबिनेट क्या है? प्रधानमंत्री के करीबी मंत्रियों और विश्वास पात्रों का छोटा अनौपचारिक समूह। राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस अनुसूची में है? आप बताओगे चौथी अनुसूची में। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। राज्यसभा कैसा है? आप बताओगे राज्यसभा स्थायी सदन है। कैसा? स्थायी सदन है। क्या ये कभी भंग किया जा सकता? आप बताओगे भैया नहीं। जबकि लोकसभा हमारा अस्थायी सदन है, अस्थायी सदन है। और इसी को राज्यसभा को हम उच्च सदन भी बोलते हैं। राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? भैया 12 सदस्य। किस क्षेत्र में? कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? आप बताओगे भैया 12। लोकसभा का कार्यकाल कब बढ़ाया जा सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान एक बार में 1 वर्ष के लिए। मेरे साथी ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस क्लास को डिजाइन करने में लगभग 2 से 3 दिन लगे हैं और आप खुद समझ रहे हो इसका लेवल कितना है। आपको बताने की इसको जरूरत ही नहीं है, यानी कि सत्य को प्रमाण की जरूरत होती ही नहीं है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान एक बार में 1 वर्ष के लिए जब आपसे पूछा जाए लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? जब स्पीकर की बात होगी तो आप बताओगे लोकसभा उपाध्यक्ष को देता। किसको? डिप्टी स्पीकर को। जब स्पीकर की बात होगी तो वो किसको त्यागपत्र देगा? आप बताओगे डिप्टी स्पीकर को। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? आप बताओगे भैया प्रोटेम स्पीकर की तो नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं, प्रेसिडेंट। क्या लोकसभा अध्यक्ष पहली बार में मतदान कर सकता है? आप बताओगे भैया नहीं, केवल मत बराबर होने पर, यानी कि पक्ष और विपक्ष के यदि मत बराबर होंगे तब लोकसभा का अध्यक्ष अपना वोट करेगा, वो निर्धारण करेगा किसको देना किसको नहीं देना। लेकिन क्या वो शुरुआत में देगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है, बराबर की स्थिति आने पर देता है। शून्यकाल का समय क्या होता है? प्रश्नकाल के तुरंत बाद दोपहर 12 बजे। प्रश्नकाल होने के बाद जब प्रश्नकाल के तुरंत बाद क्या आता है? आप बताओगे भैया शून्यकाल। धन विधेयक यानी कि मनी बिल केवल कहां पेश किया जा सकता है? जब मनी बिल की बात हो तो आप बताओगे केवल लोकसभा में। लोकसभा को ही हम निम्न सदन बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे साथी? आप बताओगे भैया निम्न सदन। ये कैसा है? ये अस्थायी सदन है। कैसा है मेरे लाड़े साथियों? आप बताओगे अस्थायी सदन है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? आप बताओ भैया लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन सा अध्यक्ष? लोकसभा अध्यक्ष। बजट शब्द का उल्लेख संविधान के किस रूप में है? आप बताओगे वार्षिक वृत्ति विवरण अनुच्छेद 112। विनियोग विधेयक क्यों आवश्यक है? आप बताओगे संचित निधि से धन निकालने के लिए। भारत की आकस्मिकता निधि किसके नियंत्रण में होती है? आप बताओगे राष्ट्रपति के। लोकसभा लेख समिति के कुल कितने सदस्य होते हैं? आप बताओगे 22 सदस्य, 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के। 22 सदस्य तो होते हैं, 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के होते हैं, तब मिलाकर के 22 होते हैं। सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन सी है? आप बताओगे प्राक्कलन समिति। कौन सी? प्राक्कलन समिति, जिसमें 30 सदस्य होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या कितनी होती है? आप बताओगे भैया किसके पास होती है? कौन बढ़ा सकता है? संसद। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? आप बताओगे भैया 65 वर्ष। कितनी? 65 वर्ष।
कोलेजियम प्रणाली का संबंध किससे है? आप बताओगे न्यायाधीश की नियुक्ति से। किससे? न्यायाधीश की नियुक्ति से। सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। किस अनुच्छेद में? आप बताओगे भैया आर्टिकल 129। 129 कौन सा आर्टिकल? आप बताओगे आर्टिकल 129। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किसमें निहित होती है? आप बताओगे सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में। दोनों में होती है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति केवल कहां होती है? आप बताओगे सर्वोच्च न्यायालय में। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ कौन दिलाता है भैया? संबंधित राज्य का राज्यपाल। संबंधित राज्य का राज्यपाल कराता है। जनहित याचिका PIL के जनक भारत में किसे माना जाता है? आप बताओगे जस्टिस PN भगवती। क्वेश्चन समझो मेरे साथ ही, समझने की कोशिश करो, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक क्लास में पूरे पॉलिटी का रिवीजन अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्वेश्चन का लेवल भी आप देखिए मेरे प्रिय साथी, हम आपसे बार बार कह रहे हैं इस क्लास को इस प्रकार से डिजाइन किया गया है। 2 से 3 दिन लगे हैं, यानी कि बहुत मेहनत लगी हुई है। और आप अगर समझदार हो तो खुद समझ जाओगे, वास्तव में समझदार होगे तो सच में समझ जाओगे। सर्वोच्च न्यायालय से कौन कानूनी राय कौन मांग सकता है? सर्वोच्च न्यायालय से कानूनी राय कौन मांग सकता है? आप बताओगे भैया राष्ट्रपति। अच्छा, राष्ट्रपति तो कर सकता, कौन से आर्टिकल से भैया? आर्टिकल 143 होगा। कौन सा होगा? आर्टिकल 143 होगा। अभिलेख न्यायालय का संबंध क्या है? आप बताओगे अदालती कार्रवाई को भविष्य के संदर्भ के लिए सुरक्षित रखना और अवमानना और दंड देना। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG, भैया किसकी बात कर रहे हो? भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG का कार्यकाल कितना होता है भैया? 6 वर्ष है। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु में जो पहले हो जाए, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। चुनाव आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है भैया? चुनाव आयोग का गठन यदि मैं पूछूं आपसे तो आप बताओगे आर्टिकल 324 के तहत। कौन से आर्टिकल? आप बताओगे 324 के तहत। मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से कैसे हटाया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की तरह। सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश की तरह। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? आप बताओगे राष्ट्रपति को। वित्त आयोग का गठन हर कितने वर्ष में होता है भैया? 5 वर्ष में होता है। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? केंद्रीय वित्त मंत्री। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? कौन होता है? आप बताओगे केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। अभी रिसेंटली में जो UPSI का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा हुआ प्रश्न है, जीएसटी परिषद, जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है? आप बताओगे केंद्रीय वित्त मंत्री। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC किस अनुच्छेद में है? आप बताओगे भैया अनुच्छेद 338, आर्टिकल 338। आर्टिकल 338। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग NCST किस अनुच्छेद में है भैया? आर्टिकल 338A। पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC को संवैधानिक दर्जा किस संविधान से मिला है? आप बताओगे 102वां संविधान संशोधन। राजभाषा आयोग का गठन कौन करता है भैया? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 344। अंतरराज्य जल विवाद का निर्णय कौन करता है? संसद द्वारा गठित न्यायाधिकरण। ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 अब तक कितनी बार लगा है? आप बताओगे 3 बार। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत कितनी बार लगा? आप बताओगे भैया 3 बार। कितनी बार? 3 बार। आंतरिक अशांति शब्द को बदलकर सशस्त्र विद्रोह कब किया गया था? आप बताओगे 44वें संविधान संशोधन द्वारा। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 की आधिकारिक अवधि क्या है भैया? 3 वर्ष, हर 6 महीने में संसद को मंजूरी के साथ। किस राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया? ऐसा भारत का कौन सा राज्य है मेरे प्रिय साथी, मेरे प्रिय मित्र, जिसमें पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया? भैया आप बताओगे पंजाब। 1951 में पंजाब में लगाया गया था, लेकिन कब? आप बताओगे 1951 में। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के भारत में कितनी बार लगा है? भारत में कितनी बार लगा? आप बताओगे भैया कभी नहीं। भारत में वित्तीय आपातकाल कभी नहीं लगा है। संविधान संशोधन की शक्ति किस अनुच्छेद में है? आप बताओगे अनुच्छेद 368। कौन से अनुच्छेद? 368, आर्टिकल 368। क्या संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है? आप बताओगे भैया नहीं। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन में मिला? आप बताओगे 73वां संविधान संशोधन 1992। 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कितने विषय है भैया? 29 विषय, 29 सब्जेक्ट हैं। नगर पालिका के लिए 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं भैया? नगर पालिका की बात हो तो आप बताओगे 18 विषय। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? आप बताओगे 2013 में। नीति आयोग का गठन कौन करता है? आप बताओगे नीति आयोग का गठन कब हुआ? 1 जनवरी 2015 को। यदि आपसे अध्यक्ष पूछा जाए, क्या पूछा जाए तो अध्यक्ष, आप बताओगे भैया इसका अध्यक्ष नीति आयोग का
पीएम होता है। कौन होता है? पीएम होता है। गठन कब हुआ था? 2015 में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी किस प्रकार का निकाय? आप बताओगे वैधानिक निकाय। केंद्रीय सतर्कता आयोग सीबीसी की स्थापना किसके सिफारिश पर की गई थी? आप बताओगे संथानम समिति। कौन सी? संथानम समिति। यदि दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची में? 10वीं अनुसूची में 91 संशोधन के अनुसार मंत्रिपरिषद का आकार कितना होता है? आप बताओगे निचली सदन की कुल सदस्य संख्या का अधिकतम 15%। ईवीएम का पूर्ण रूप भैया, ईवीएम का पूर्ण रूप अभी आया हुआ है प्रश्न, क्या है? आप बताओगे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का फुल फॉर्म है। भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था भैया? 1951 से 52। वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कब कर दी गई? बताओगे भैया पहले तो 21 वर्ष होती थी, इसको घटा करके 18 वर्ष कब की गई? आप बताओगे भैया 61वां संविधान संशोधन के तहत की गई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी का अध्यक्ष कौन होता है भैया? उत्तर प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। भारत में प्रशासनिक सुधार आयोग एआरसी के पहले अध्यक्ष कौन थे? आप बताओगे भैया मोरारजी देसाई। कौन से? मोरारजी देसाई। मेरे प्रिय साथी, आज की क्लास पॉलिटी की यहीं समाप्त करते हैं और लगभग हमने कोशिश की है एक ही क्लास में आपको पॉलिटी पूरे रिवाइज कराने की कोशिश की थी। जैसे कि आपको मैंने पहले भी बता चुके, अब भी बता चुके हैं, होमगार्ड के लिए हमने 1500 प्लस क्वेश्चन का टारगेट रखा है। कितने का रखा है? 1500 प्लस का टारगेट रखा है, जिसमें आपको यूपी जीके और हिस्ट्री और पॉलिटी, इन तीनों को मिलाकर लगभग हमने 900 यानी कि 900 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हमारी जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स जैसी क्लासें बची हुई हैं, जो कि हम आपको जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासें हैं, यानी कि आप इनको देखकर जाइए। और इसी के साथ आप सभी का एक बार पुनः धन्यवाद। हमारी क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।